Bismillahirrahmanirrahim. Now, this is our last lecture on the topic of protozoa, and in this lecture, we will discuss control of protozoan infection और प्रोटोजोन पैरासाइट्स। तो उसमें सबसे पहले जो है कीमोथेरेपी, क्या कीमोथेरेपी, हम क्या केमिकल्स यानी क्या ऐसी ड्रग्स कीमो ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं जो कि इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकती हैं। The origins of chemotherapy are closely linked to the development of anti-parasitic agents, but there has been slow progress in the development of the new and novel anti-protozoal agents over the past 30 years. अच्छा, अब इसमें ये कि जो कीमोथेरेपी हैं यानी जो ड्रग्स हैं उसमें एंटी पैरासाइटिक एजेंट्स या एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स पड़नी चाहिए, लेकिन इसकी डेवलपमेंट जो है नई ड्रग्स की उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो है और पिछले 30 सालों में कोई ख़ास बहुत ज़्यादा नोवेल एंटी प्रोटोजोन ड्रग जो हैं वो मार्केट में आई नहीं है। उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट बनाने में रादर दैन एंटी पैरासाइटिक एजेंट्स। उसकी वजह और वो क्यों जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड है एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स बनाने में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस जो हैं वो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या फिर उसके बाद फंगल या वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो उस वजह से उनका ज़्यादा इंटरेस्ट एंटी बैक्टीरियल एजेंट और फिर एंटी फंगल और एंटी वायरल एजेंट बनाने में है। और ज़्यादातर वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट में इसलिए इंटरेस्टेड हैं कि इस दुनिया में ज़्यादातर इन्फेक्शन जो होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो वो बड़ी मार्केट है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है मास लेवल पे, क्योंकि लोग ज़्यादातर इन्फेक्ट उसी से होते हैं बैक्टीरिया से। तो इस वजह से वो मार्केट क्योंकि बड़ी है तो उसमें क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है तो इस वजह से उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स की डेवलपमेंट पे होता है। इसी वजह से एंटीबायोटिक्स जो है वो और एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स बड़ी तेज़ी से मार्केट में डेवलप होकर आ रहे होते हैं। उसके बरक्स पैरासाइट की जो मार्केट है वो स्मॉल मार्केट है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन से इतने नहीं है, इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कमर्शियल इंटरेस्ट इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये इसकी जो प्रोग्रेस है एंटी पैरासाइटिक एजेंट की बहुत कम है, बहुत स्लो है। Recently, with the support of WHO and government sponsored research, new anti-parasitic drugs are slowly coming into the market. रिसेंटली WHO हो गया, गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जैसे अमेरिका में FDA, पाकिस्तान में ड्रैप, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ये कहती हैं कि आप इस ड्रग पे, इस एरिया पे रिसर्च करो और उसकी स्पॉन्सरशिप हम करेंगे। यानी जैसे WHO कर रही है, ये गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसमें रिसर्च करने में, जैसे मैंने बताया, इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है इन पे पैरासाइट्स पे, एंटी पैरासाइट्स पे, क्योंकि इनकी मार्केट छोटी है। तो फिर वो इस पे जो इसकी डेवलपमेंट के लिए जो ये कह लीजिए एक्सपेंसेस बियर करेंगे, ख़र्चा करेंगे, उसका प्रॉफिट फिर उसको बाद में मार्केट छोटी होने की वजह से वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसी जो ड्रग्स होती हैं या ऐसी डिजीज़ जो होती हैं उनके लिए जो ड्रग्स बनाई जाती हैं वो ऑर्फन ड्रग कहलाती हैं। ऑर्फन ड्रग यानी जिसको हम उर्दू में यतीम ड्रग कहते हैं और हिंदी में अनाथ ड्रग कह सकते हैं। तो ये जो ड्रग हैं ये फिर ऐसी ड्रग को क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंटरेस्टेड नहीं होती तो फिर WHO या और कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि ठीक है, हम इसके आपको डेवलपमेंट कॉस्ट हम बियर करते हैं, यानी इसकी रिसर्च के लिए जो भी फाइनेंशियल आपको सपोर्ट की ज़रूरत है हम प्रोवाइड करेंगे, आप ये डेवलप करें और ताकि आपको इसमें लॉस ना हो। तो इसी तरीके से जो है फिर इनकी जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर और WHO स्पॉन्सर के ज़रिए ये न्यू ड्रग्स जो होती हैं वो मार्केट में लाई जाती हैं। इंटरेस्टिंगली देयर आर स्टिल ए नंबर ऑफ प्रोटोजोन parasites infections such as cryptosporidiasis for which there is no effective treatment, यानी even a single drug is not available for the treatment of cryptosporidiasis group or class of the protozoa। तो इस वजह से जो है ये दिस इज़ ए बिग इशू। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। For many of the commonly used anti-protozoal drugs, the modes of action and mechanism of selective toxicity are well understood, although for some the precise mechanism remains unclear. अच्छा, अब there are several drugs available in the market and used as anti-protozoal drugs. तो उसमें से कुछ के तो mechanism of action
सिलेक्टिव हैं, यानी वो पैरासाइट को ही किल करते हैं, ह्यूमन सेल को किल नहीं करते। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एंटी पैरासाइटिक रिस्पॉन्स देती हैं, लेकिन उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टिल रिमेन अनक्लियर। द मोस्ट कॉमन एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन आर शोन इन टेबल 6.1। तो टेबल 6.1 हम अभी देखेंगे, उसमें जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं उनके मोड ऑफ एक्शन और उनकी इंडिकेशन कि किस प्रोटोजोआ के अगेंस्ट वो काम करती हैं, वो उस टेबल में मौजूद है। अच्छा, अब कंसीडरिंग द ड्रग्स इन रिलेशन टू द मोड ऑफ एक्शन, डेप्सोन एंड द सल्फोनामाइड ब्लॉक द बायोसिंथेसिस ऑफ tetrahydrofolate by inhibiting dihydropteroid synthetase enzyme, while the 2,4-dihydropyrimidine drugs, इनमें दो ड्रग हैं प्रोग्वानिल एंड पायरेमिथामाइन, दे ब्लॉक द सेम पाथवे बट एट ए लेटर स्टेप कैटेलाइज बाय डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम। तो अच्छा, अब ये जो डेप्सोन है और सल्फोनामाइड्स हैं, ये क्या कर रही हैं, ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर रही हैं डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेटेज, जबकि ये प्रोग्वानिल और पायरामिथामाइन इसी पाथवे में एक और एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये इसको इनहिबिट करती हैं। ये दोनों एंजाइम, चाहे वो डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेटेज हो या डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम हो, ये दोनों फोलिक एसिड सिंथेसिस में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जिसकी वजह से फोलिक एसिड बनता है। और ये फोलिक एसिड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर ये फोलिक एसिड की सिंथेसिस हम ब्लॉक कर दें तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो सकेगी, उसकी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल नहीं बन सकेगी, जिससे फिर वो अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन नहीं रख सकेगा और फिर वो डैमेज हो जाएगा, किल हो जाएगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से ये डेप्सोन और सल्फोनामाइड जो हैं वो फोलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेटेज। अच्छा, डेप्सोन और सल्फोनामाइड के बारे में मैं ये भी बताता चलूँ कि ये सिर्फ एंटी प्रोटोजोन ड्रग नहीं है, बल्कि एंटी बैक्टीरियल ड्रग भी है, क्योंकि बैक्टीरिया ऑल्सो नीड्स फोलिक एसिड तो एज ए फूड। तो डेप्सोन और सल्फोनामाइड एंटी बैक्टीरियल के तौर पर भी काम करती हैं। डेप्सोन की एक पर्टिकुलर इंडिकेशन है, वो है लेप्रोसी, यानी कोढ़ और या फिर जजाम का मर्ज, जिसमें स्किन पे स्पॉट्स हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं स्किन की टीबी, यानी स्किन की ट्यूबरक्लोसिस। और ये होती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लैप्री। तो ये डेप्सोन उसके अगेंस्ट काम करती है, तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। तो इस वजह से जो है ये एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटी प्रोटोजोन भी है। इसके बरक्स जो प्रोग्वानिल है, पायरेमिथामाइन है, ये तो खैर एंटी प्रोटोजोन ड्रग है, वॉर्म्स के अगेंस्ट भी यूज़ होती हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर ये एंटी प्रोटोजोन ड्रग के तौर पर यूज़ हो रही है। फिर इसके बाद हम आते हैं द ड्रग दैट इंटरफियर विद द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, यानी जो प्रोटोजोआ है उसका जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर दें। तो वो कैसे करेंगी, दोज दैट बाइंड टू द डीएनए के साथ बाइंड हो जाएंगी एंड इंटरकालेट विद इट सच एज क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन एंड क्यूनिन। तो ये जो ड्रग है जो है वो इंटरकालेशन के ज़रिए डीएनए की जो सिंथेसिस है, ये डीएनए की रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देती है। अच्छा, इंटरकालेशन क्या होती है? इंटरकालेशन में ये होता है कि डीएनए की जो इम्पोर्टेंट बेस पेयर है, उन बेस पेयर की जगह ये ड्रग जाके बाइंड हो जाती हैं, जिसमें क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन और क्यूनिन का नाम शामिल है। अब क्योंकि ये बेस पेयर नहीं होती, तो फिर डीएनए की जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो फॉल्स ड्रग के वहाँ पे बाइंड होने की वजह से स्टॉप हो जाता है और फिर ये डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, और फिर डीएनए की जब रेप्लिकेशन नहीं होगी तो प्रोटोजोआ की ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाएगी। इसके अलावा एक और ड्रग है पेंटामिडीन, दैट इज़ अनएबल टू इंटरकालेट बट प्रोबेबली इंटरैक्ट्स आयोनिकली, यानी कोई आयोनिक बॉन्ड बना लेती है डीएनए से, जिससे उसकी फिर फर्दर ग्रोथ और रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से ये ड्रग जो है वो अपना काम करती है। इसके अलावा अदर कंपाउंड सच एज बेजनिडाजोल और बेंजीइमिडाजोल एंड मेट्रोनाइडाजोल में अल्काइलेट डीएनए, ये क्या करते हैं, अल्काइलेटिंग एजेंट जाके डीएनए के साथ बाइंड कर देते हैं थ्रू एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप और वाया 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ग्रुप, यानी रिडक्शन कर देते हैं, वहाँ पे रिडक्शन का स्टेप कर देते हैं
इलेक्ट्रॉन रिडक्शन का यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से डीएनए जो होता है वो उसमें भी अल्काइलेटिंग एजेंट जब आके जुड़ जाता है तो फिर उसकी डीएनए की रेप्लिकेशन की जो सलाहियत होती है, जो उसकी रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, वो स्टॉप हो जाती है और इस तरह से फिर ये प्रोटोजोआ की ग्रोथ जो होती है वो फर्दर नहीं हो पाती। सेवरल ऑफ दीज कंपाउंड्स हाउएवर इंक्लूडिंग क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, क्यूनिन एंड मेट्रोनाइडाजोल हैव मोर देन वन पोटेंशियल मोड ऑफ एक्शन। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये मेट्रोनाइडाजोल सिर्फ इसी तरीके से यानी डीएनए को अल्काइलेट करके जो है वो, या क्लोरोक्विन जो है वो डीएनए वगैरह और इसको इंटरकालेट करके जो है वो इनहिबिट करे, बल्कि इनके और भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसके ज़रिए ये इनहिबिट कर सकती है ग्रोथ ऑफ पैरासाइट्स। उसमें से फॉर एग्जांपल क्लोरोक्विन को अगर हम लें, इनहिबिट द एंजाइम हीम पॉलीमरेज which function to detoxify the cytotoxic molecule heme that is generated during the degradation of hemoglobin। तो जो ये एंजाइम है हीम पॉलीमरेज, ये एंजाइम जो होता है हीमोग्लोबिन को डैमेज होने से, डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन से बचाता है। तो ये एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन डिग्रेड हो जाएगा यानी आरबीसी रप्चर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए क्लोरोक्विन यूज़ किस में होती है? क्लोरोक्विन यूज़ होती है मलेरियल इन्फेक्शन में, मलेरियल पैरासाइट्स में। और हमने ये बात की थी मलेरियल इन्फेक्शन की कि ह्यूमन मेस के लाइफ साइकिल की दो स्टेजेस होती हैं, एक लेवर साइकिल होती है और दूसरी इरेथ्रोसाइटिक साइकिल। इरेथ्रोसाइटिक साइकिल मींस आरबीसी साइकिल। तो आरबीसी के अंदर जब ये होता है ये मलेरियल पैरासाइट, तो फिर अगर ये हीम पॉलीमरेज एंजाइम नहीं होगा तो फिर आरबीसी का डिग्रेडेशन आसानी से होने लगेगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ आरबीसी डिग्रेड हो जाएगा बल्कि उसके अंदर जो रेप्लिकेट हो रहा था मलेरियल पैरासाइट वो भी नहीं होगा। और इस तरह से फिर क्लोरोक्विन जो होगी अपना ये वाला टारगेट मलेरिया को किल करने का, मलेरियल पैरासाइट को किल करने का टारगेट अचीव कर लेगी। तो ये एक और मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए वो मलेरियल पैरासाइट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इसी तरीके से मेट्रोनाइडाजोल की बात करें जो कि फ्लैजिल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। मेट्रोनाइडाजोल इज़ रिड्यूस्ड इन द पैरासाइट सेल यानी रिड्यूस हो जाती है एंड फॉर्म से नंबर ऑफ साइटोटॉक्सिक इंटरमीडिएट्स यानी मुख्तलिफ साइटोटॉक्सिक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाती है विच कैन कॉज डैमेज नॉट ओनली टू द डीएनए बट ऑल्सो टू द मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन। यानी वो सेल्स जिसके अंदर पैरासाइट मौजूद होता है उसके डीएनए को, पैरासाइट के डीएनए को डैमेज करते हैं, उनकी मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, प्रोटीन डैमेज करते हैं, और यानी होस्ट सेल भी डैमेज होता है और इसके अलावा पैरासाइट भी डैमेज होता है। यानी दोनों तरीके से ये इस तरह से मेट्रोनाइडाजोल एक और तरीके से भी जो है वो पैरासाइट की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। अच्छा, मैं मेट्रोनाइडाजोल के बारे में बताता चलूँ कि ये भी एंटी बैक्टीरियल है और बहुत सारे एनाएरोबिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क करती है। टेट्रासाइक्लिन टारगेट प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लाज्मोडियम वाया द सिमिलर मैकेनिज्म टू दैट सीन इन द बैक्टीरिया। अच्छा, अब ये भी एंटी बैक्टीरियल एजेंट है टेट्रासाइक्लिन, लेकिन प्लाज्मोडियम के अगेंस्ट भी काम करती है यानी पैरासाइट के अगेंस्ट भी काम करती है। उसी तरीके से 30S राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट करके ताकि फिर जो डीएनए की चेन है वो इनहिबिट हो जाए, इलांगेशन ना हो, पेप्टाइड बॉन्ड ना बने और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो उसकी प्लाज्मोडियम की स्टॉप हो जाए और पैरासाइट की ग्रोथ ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से ये टेट्रासाइक्लिन पैरासाइट्स को ग्रोथ को इनहिबिट करती है। इसके बाद है एफ्लोरनिथीन, इंटरफेयर विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड ऑर्निथीन। तो ये ऑर्निथीन मेटाबॉलिज्म जो होता है पैरासाइट में, पर्टिकुलरली टॉक्सोप्लाज्मा ब्रूसी गैम्बियंसी by acting as a suicide substrate for the enzyme ornithine decarboxylase। यानी ये एंजाइम ऑर्निथीन डीकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देता है। तो फिर सेल के अंदर जो है ऐसे टॉक्सिक केमिकल बन जाते हैं कि जो उसी सेल को डैमेज कर दिए जाते थे, यानी उसकी सुसाइड हो जाती है टॉक्सोप्लाज्मा की। एल्बेंडाजोल एक और एजेंट है, हैज़ रिसेंटली बीन शोन टू हैव सिग्निफिकेंट एंटी जायडियल एक्टिविटी यानी जायडियल एम्ब्लिया के अगेंस्ट, ऑल्दो इट्स मोड ऑफ एक्शन इज़ अनक्लियर यानी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी वाज़ेह नहीं है। लीशमैनिया की बात करें, इन लीशमैनिया एम्फोटेरिसिन बी जो कि एंटी फंगल भी है,
bind to the membrane sterol ergosterol, making the plasma membrane leaky to the ion and small molecule like amino acids. While the anti-protozoal drugs, अच्छा एटोवाकोइन पे हम बाद में बात करें, तो एम्फोटेरिसिन भी जो कि बेसिकली एंटी फंगल ड्रग है, लीशमैनिया जो कि एक प्रोटोजोआ है उसके अगेंस्ट भी काम करती है, और ये जो स्टीरॉल होता है एर्गोस्टीरॉल इसकी सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। इसकी सिंथेसिस ब्लॉक होगी तो लीशमैनिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो लीकी हो जाएगी आइंस के लिए और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसकी वजह से लीशमैनिया के अंदर जो सब्सटेंस होंगे वो लीक आउट होकर बाहर चले जाएंगे और फिर लीशमैनिया की जो लाइफ होगी वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उसके एसेंशियल आइंस और अमाइनो एसिड्स बाहर निकल जाएंगे और फिर उसको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बरकरार रखने के लिए ये रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो किल हो जाएगा। इसके बरक्स जो और ड्रग हैं एंटी प्रोटोजोल ड्रग एटोवाकोइन एंड प्रीमाकोइन बाइंड टू द साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड इनहिबिट इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो इसकी प्रोटोजोआ की होती है साइटोक्रोम एंजाइम के ज़रिए, तो उसमें BC1 कॉम्प्लेक्स एक जीन है उसको इनहिबिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो को यानी रिडक्शन के प्रोसेस को जो है वो इनहिबिट करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जब रिडक्शन के प्रोसेस को स्टॉप कर देंगी ये दोनों ड्रग एटोवाकोइन और पिरामाकोइन, तो इस तरह से भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब प्रोटोजोआ की नहीं होगी तो फिर वो उसकी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा द एंटी ट्रिप्नोसोमल ड्रग मेलारसेप्रॉल इज मोस्ट लाइकली टू एक्ट बाय ब्लॉकिंग ग्लाइकोलाइटिक काइनेज। तो अब जब ग्लाइकोलाइटिक काइनेजेस इनहिबिट होंगे तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होगा, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। स्पेशली द साइटोप्लाज्मिक पायरुवेट काइनेज इन एंजाइम खास तौर से इनहिबिट होगा पर्टिकुलरली, ऑल्दो दे में ऑल्सो डिस्टर्ब द रिडक्शन ऑफ ट्राइपेनोथायोन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये भी जो है वो एक जो कि ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, तो इस तरह से ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे ट्रिप्नोसोमा के लिए, तो फिर ये इस तरह से जो है वो इसकी ग्रोथ जो होगी वो ट्रिप्नोसोमियासिस जो इन्फेक्शन हो रहा है और ट्रिप्नोसोमाल जो मुख्तलिफ ट्रिप्नोसोमाटाइड्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं पैरासाइट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। नाउ द कॉमन एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। अब हम अगर इसकी बात करें तो इसमें डेप्सॉन, प्रोगोनिन, पायरामीथामाइन एंड सल्फोनामाइड कोफैक्टर सिंथेसिस इनहिबिटर। वो कोफैक्टर क्या है? फोलिक एसिड है यहाँ पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर देयर ग्रोथ। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये इनको इनहिबिट कर रहे हैं। इनको इनहिबिट होने से क्या हो रहा है कि ये जो होगा फिर प्लाज्मोडियम की ग्रोथ नहीं हो सकेगी। इसके बाद बेंजीमिडाजोल या बेंजीनिडाजोल, क्लोरोक्विन, मेफ्लोक्विन, मेट्रोनाइडाजोल, पेंटामिडीन, क्यूनिडीन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, यानी डीएनए की सिंथेसिस को बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, अल्काइलेशन, इंटरकालेशन के जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, या फिर और कोई कंपाउंड कोई आयोनिक बाउंडिंग के ज़रिए वो इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जैसे ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम्स, जायडिया, ट्राइकोमोनास, एंटेमीबा, लीशमैनिया एंड प्लाज्मोडियम। फिर हमारे पास है एफ्लोनिथीन, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, टेट्रासाइक्लिन भी, टी ब्रूसी और प्लाज्मोडियम स्पीशी में। बेंजीमेडाजोल माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन यानी डीएनए सिंथेसिस को भी इनहिबिट करते हैं जायडिया में। एम्फोटेरिसिन भी वही मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी लीकेज कर देते हैं लीशमैनिया में। एटावोकोइन, मेलारसेप्रॉल एनर्जी मेटाबॉलिज्म, प्रीमाकोइन, ये तीनों यानी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते हैं, तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, चाहे वो प्लाज्मेडियम हो, चाहे टी ब्रूसी हो, चाहे ट्रिप्नोसोमा हो। तो इस तरह से ये इन को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी प्रोटोजोआ को किल करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस इन सम पैरासाइट्स सच एज प्लाज्मोडियम इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। जैसे फैल्सीपारम है जो कि सेरेब्रल मलेरिया करती है, उसके बारे में मशहूर है, इट इज़ ए फेमस एंड वेल नोन कि इट इज़ रेजिस्टेंट टू मैनी एंटी प्रोटोजोन और एंटी मलेरियल ड्रग्स। सो जिसकी वजह से क्या होता है कि टेंड टू अपीयर वेयर कीमोथेरेपी हैज़ बीन यूज एक्सटेंसिवली, और जहाँ जहाँ ये जिसका इलेजिटिमेट यूज़ हुआ है वहाँ पर ये रेजिस्टेंस डेवलप हुई है। दिस प्रॉब्लम इज़ एक्सरबेटेड बाय द फैक्ट देर आर फ्यू ड्रग्स अवेलेबल फॉर द कंट्रोल ऑफ सम पैरासाइट्स। और एक और भी रीज़न इसका ये है कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, जिस पे हम शुरू में ही बात की थी कि जो हमारे पास एंटी पैरासाइट्स ड्रग हैं उसमें ऑप्शन लिमिटेड हैं, क्योंकि ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ इन ड्रग पे रिसर्च करने में और इन ड्रग को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होती। Parasites utilize the same 5 basic resistance mechanism
दैट आर डिस्प्लेड बाय बैक्टीरिया, यानी जो रेजिस्टेंस डेवलप होती है उसके मैकेनिज्म क्या है। मेटाबॉलिक इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, यानी ऐसे एंजाइम बन जाएं या प्रोटोजोआ खुद बना ले जिससे ड्रग इनएक्टिवेट हो जाए। जैसे बैक्टीरिया में हमने देखा था बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो है पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन और दूसरी बीटा लैक्टम रिंग कंटेनिंग एंटीबायोटिक को डैमेज कर देता है। यूज़ ऑफ इफ्लक्स पम्प, यानी पी ग्लाइकोप्रोटीन इफ्लक्स पम्प जो कि सेल मेम्ब्रेन पर होता है। तो सेल मेम्ब्रेन पर, ये हर सेल मेम्ब्रेन पे होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन पे भी होता है। इसका काम ये होता है कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जब बॉडी के सेल को क्रॉस करके सेल के अंदर जाना चाहे तो ये इफ्लक्स पम्प चौकीदारी का काम करते हैं और उसको केमिकल को सेल मेम्ब्रेन को पास करने नहीं देते, वापस उठा के इफ्लक्स यानी बाहर कर देते हैं, नहीं क्रॉस करने देते, यानी रोक देते हैं सेल के अंदर जाने से। तो ये इफ्लक्स पम्प जो है वो ये फंक्शन करते हैं। लेकिन अगर सेल्स अगर अपनी सरफेस पे, अच्छा लेकिन उसके बावजूद ड्रग कुछ ना कुछ चली जाती है, यानी इसकी आंख बचा के कह लीजिए, क्योंकि इफ्लक्स पम्प की तादाद एक लिमिटेड होती है सेल मेम्ब्रेन पे। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन अपनी सरफेस पे इफ्लक्स पम्प की तादाद बहुत बढ़ा ले तो उससे क्या होता है कि फिर इससे बच के सेल के अंदर दाखिल होना ड्रग का मुश्किल हो जाता है। तो यही काम जो है ये रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए प्लाज्मोडियम करते हैं या पैरासाइट्स करते हैं कि अपनी सेल सरफेस पे सेल मेम्ब्रेन पे इफ्लक्स पम्प की तादाद बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से अब एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स उस के अंदर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से फिर वो उसको पैरासाइट को किल भी नहीं कर पाती। इसके अलावा यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवेज, तो अगर एक मेटाबॉलिक पाथवे इनिबिट हो रहा है तो उसने मेटाबॉलिक पाथवे चेंज कर लिया और उससे अपनी एनर्जी बना रहे थे और वो ड्रग इफेक्टिव नहीं रही। इसके अलावा ऑल्ट्रेशन ऑफ द टारगेट साइट, यानी जहाँ से टारगेट बाइंड हो रही थी ड्रग और उसकी ग्रोथ को इनिबिट कर रही थी, तो उसमें अब उसने अपनी ऐसी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज कर ली, यानी रिसेप्टर को चेंज कर लिया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज कर लिया कि अब ड्रग उससे बाइंड ही नहीं हो पा रही क्योंकि उसको अपनी टारगेट साइट बाइंडिंग की मिल ही नहीं रही। इसके अलावा एलिवेशन ऑफ द एंजाइम ऑफ द टारगेट एंजाइम, यानी वो एंजाइम जो ये ड्रग इनिबिट करती है, जैसे हमने पढ़ा था कि वो एंजाइम जो कि फोलिक एसिड बनाते हैं या वो एंजाइम जो इनके ग्लाइकोलिसिस के लिए यूज़ होते हैं लाइक पायरोइड काइनेस, वो एंजाइम जब इनिबिट हो रहे थे तो फिर क्या किया इन्होंने कि उन एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ा दी कि ठीक है भाई जितने इनिबिट होने हैं हो जाए, कोई मसला नहीं ड्रग की वजह से, लेकिन उन्होंने और एंजाइम बना लिए जिसकी वजह से अब बैक्टीरिया की वो या प्रोटोजोआ की वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जारी है और वो किल नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से भी ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो कीमोथेरेपी के बाद क्या है, अदर अप्रोचेस टू कंट्रोल, डीडीटी स्प्रे, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसकी स्प्रे से ये एनवायरनमेंट क्लीन किया जा सकता है, पर्टिकुलरली मॉस्किटोज़ यानी जो सैंड फ्लाई जो कि एनवायरनमेंट में हमारे मौजूद होते हैं। इसके अलावा विंडो स्क्रीन एंड बेड नेट्स प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट्स, जो खिड़कियों में हम जालियां लगा देते हैं, बेड नेट्स ये जो मच्छरदानी जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा रिमूवल ऑफ ब्रीडिंग साइट्स ऑफ मॉस्किटो बाय ड्रेनेज वाटर, जहाँ पे ब्रीडिंग हो सकती है मॉस्किटो की तो वो पानी रुकने ना दें। रिमूवल ऑफ वेजिटेशन ओवर हैंगिंग वाटर, यानी पानी के ऊपर ऐसी वेजिटेशन यानी सिस्ट ना बनने दें इनकी, और ऐसे यानी फेवरेबल एनवायरनमेंट ना जनरेट होने दें वाटर के ऊपर जहाँ पे इनको फूड मिल सके ग्रोथ के लिए और जर्मिनेशन के लिए। तो रिमूवल ऑफ वेजिटेशन। इसके अलावा स्पीडिंग ऑफ वाटर फ्लो इन कैनाल्स इन पीरियोडिक ड्रेनेज एंड ड्राइंग आउट ऑफ कैनाल्स, जो भी कैनाल हैं जिसमें से पानी मौजूद है उनकी स्पीडिंग अप करें फ्लो के लिए ताकि पानी वहाँ रुके ना, ड्रेन हो जाए, ड्राई हो जाए ताकि वहाँ पर इनकी ग्रोथ ना हो सके। कीमो प्रोफाइल एक्सेस, अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर सैंड फ्लाई बाइट हो सकती है ट्रॉपिकल रीजन, तो और या फिर जो है आप जहाँ पे मॉस्किटो बहुत हैं यानी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप ऐसी ड्रग पहले से लेना शुरू कर दें उस इलाके में ट्रैवल करने से पहले, जो उससे आपको प्रोफाइल एक्सेस यानी प्रिवेंशन दे सकती है। इसके अलावा वैक्सीनेशन जिस पैरासाइट की मौजूद है उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो प्रोफाइल एक्सेस यानी बचत हो सकती है। जैसे मलेरिया की वैक्सीन मौजूद है, ऑल्दो मलेरियल वैक्सीन इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, लेकिन कुछ हद तक ये प्रोटेक्शन दे सकती है। तो इस तरह से हम ये इनको ट्रीट कर सकते हैं, यानी इससे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं डिज़ीज़ को, और जो है वो हम इन डिज़ीज़ पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। ऑल्दो ये कोई यानी इनकी जो इफ़ेक्टिविटी है वो एक हद तक है, उसकी एक लिमिट है, कोई बहुत ज़्यादा इसकी इफ़ेक्टिविटी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया प्रोटोजोआ का। थैंक यू।